नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगा। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम, लेते हैं एक एक करके कुछ सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है नीलम पाठक जी ने। नीलम जी, आपने बताया कि आपको पेंशन मिलती है और 25,000 रुपीज़ पर मंथ की आप एसआईपी करना चाहती हैं। आप 58 ईयर्स की हैं और इसका मतलब ये है कि आप अभी अभी रिटायर हुई होंगी अपनी सर्विस से। और आपने कहा है कि आपको इन्वेस्टमेंट वहाँ करना है जहाँ रिटर्न ज़्यादा मिले, डरने की बात नहीं है, लंबे समय तक चलाना है। तो आप तो अभी सिर्फ 58 ईयर्स की हैं, तो मुझे उम्मीद है कि आप अगले 40-45 साल या उससे अधिक समय तक भी इन्वेस्टमेंट को जारी रख सकती हैं। तो बिल्कुल ऐसे में आप अलग अलग कैटेगरीज़ के फंड्स को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं। लेकिन मैं आपको स्कीम के नाम बताऊं उससे पहले मैं एक बात ज़रूर कहूँगा। आपने कहा है कि आप बच्चों के लिए कुछ पैसे छोड़कर जाना चाहती हैं। अब मुझे नहीं पता कि आपकी टोटल पेंशन कितनी है और आप कितना हिस्सा बचा रही हैं और इन्वेस्ट कर रही हैं, लेकिन मेरी राय ये है कि रिटायरमेंट के बाद किसी भी व्यक्ति को अपनी लाइफ एंजॉय करनी चाहिए। बच्चे तो डेफिनेटली पैसा कमाएंगे और बचाएंगे और अपनी ज़िंदगी खुद जी सकते हैं, लेकिन क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब कई साल तक जॉब करने के बाद रिटायर होता है तो उसके बाद जो समय होता है उसमें एंजॉय करना चाहिए। तो मुझे उम्मीद है कि ये 25,000 रुपये जो हैं वो आपने अपने लिए जो खर्च करना है उसे कैलकुलेट करने के बाद अलग से रखा होगा। 25,000 रुपये के लिए आप 5,000 की 5 स्कीम्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं और ऐसे में एक लार्ज कैप फंड और उसके लिए स्कीम की सलाह होगी ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड और साथ ही एक मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं। और मिड कैप के लिए मेरे असेट मिड कैप फंड ये शायद एक अच्छी चॉइस होगी। साथ ही आप एक स्मॉल कैप फंड को भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें और स्मॉल कैप में एक्सिस स्मॉल कैप फंड या निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड कंसिडर किया जा सकता है। तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इसके बाद बात होगी एक इंटरनेशनल फंड की और ऐसे में आप मोतीलाल ओसवाल नेस्डैक 100 फंड ऑफ फंड स्कीम को कंसिडर कर सकती हैं या फिर ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड ये भी कंसिडर किया जा सकता है। और साथ ही आप एक मल्टी असेट एलोकेशन फंड भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकती हैं ताकि आपको इक्विटी, डेट और गोल्ड इन तीनों का एक्सपोजर एक स्कीम में मिल सके। और इसके लिए आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी असेट एलोकेशन फंड लिया जा सकता है, आप इस फंड में इन्वेस्ट कर सकती हैं। तो मैंने आपको 5,000 की 5 स्कीम बताई हैं। इसके जरिए आपको हर तरह के मार्केट कैप में तो एक्सपोजर मिलेगा ही, साथ ही इंटरनेशनल इक्विटी का एक्सपोजर भी मिल जाएगा। और जैसा मैंने लास्ट में आपको एक स्कीम का सुझाव दिया है, इस मल्टी असेट एलोकेशन फंड के जरिए आपको डेट और गोल्ड का एक्सपोजर भी मिलेगा। तो शुरुआत कीजिए इन स्कीम से। ऑल द बेस्ट टू यू। और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है विनय कुमार बलियान ने। विनय जी, आपने बताया कि आप दिल्ली के रहने वाले हैं और आपने कहा है कि मेरे वीडियोस से आप जैसे कॉमन लोगों को फ़ायदा मिल रहा है। तो मैं बिल्कुल खुश हूँ इस बात से कि आपको मदद मिल रही है, आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है मेरे वीडियोस के माध्यम से। तो आप प्लीज़ वीडियोस को देखते रहें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी जानकारी मिल सके। और आपने अपना पोर्टफोलियो शेयर किया है, यहाँ पर आपने बताया कि पिछले 7 साल से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, 7 से 8,000 की SIP आपकी है और आपने कहा है कि आपने SIP अमाउंट बढ़ाया भी है। तो मैं पहले आपके जो स्कीम्स हैं उन्हें यहाँ पर पढ़ देता हूँ। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 10,000 पर मंथ SIP चल रही है। SBI फ्लेक्सी कैप में 2,000, HDFC मिड कैप 6,000, HDFC टॉप 100 2,000, SBI ब्लू चिप फंड में 4,000, SBI निफ्टी 50, इंडेक्स फंड में 5,000,
ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में 5000, SBI स्मॉल कैप में 9000, एक्सिस स्मॉल कैप में 3000, फ्रैंकलिन स्मॉलर कंपनीज में 2000 और आपका जो XIRR है वो आया है 20% का। और आपने बताया कि आपकी एज है 50 ईयर्स की। पहली बात तो यह है कि स्मॉल कैप में आपको एक्सपोजर कम करना चाहिए अब, क्योंकि आप कह रहे हैं कि 7 से 8 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय में आपको स्मॉल कैप से अच्छे रिटर्न मिले होंगे और उसको देखकर आप बिल्कुल काफ़ी खुश होंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि पिछले कुछ समय में स्मॉल कैप्स ने लार्ज कैप को आउट परफॉर्म किया है तो हमेशा ऐसा ही रहेगा। तो अभी स्मॉल कैप में आपको एक्सपोजर कम करना चाहिए। आपके पास 3 स्कीम्स हैं। मैं कहूँगा कि आप अमाउंट भी कम करें और स्कीम सिर्फ एक ही रहने दें तो वो बेहतर होगा। आप SBI स्मॉल कैप फंड या फिर एक्सिस स्मॉल कैप फंड में से एक रख सकते हैं और ये आपका जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका यदि 10% भी रहेगा तो बहुत है, उससे ज़्यादा ना रखें। SBI ब्लू चिप फंड, HDFC टॉप 100 और SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड, ये तीनों ही लार्ज कैप फंड हैं और साथ ही SBI फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए भी लार्ज कैप में अच्छा खासा आपका एलोकेशन हो रहा है। तो मैं कहूँगा कि लार्ज कैप फंड में भी इतने सारे फंड्स रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इसके बजाय जो आपके पास SBI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड है उसी में आप टोटल अमाउंट को इन्वेस्ट कर सकते हैं और या फिर आप इस पैसिव फंड के साथ HDFC टॉप 100 फंड जो है उसे भी कंटिन्यू करें। लेकिन ध्यान रहे आपके जो टोटल पोर्टफोलियो है उसका 50% तक आप लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करें। तो यदि आप 38,000 पर मंथ की SIP कर रहे हैं तो 14-15,000 रुपीज़ यदि आपके लार्ज कैप में रहेंगे तो ये अच्छा होगा। SBI फ्लेक्सी कैप फंड में आप SIP रोक सकते हैं, इसकी आपको ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि आप लार्ज कैप में कर रहे हैं, स्मॉल कैप में कर रहे हैं, साथ ही ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में भी आप SIP चलने दें और HDFC मिड कैप फंड आपके पास है उसमें भी बिल्कुल आप SIP जारी रखें। लेकिन जो टोटल अमाउंट है मैं ऐसा कहूँगा कि ICICI प्रूडेंशियल वैल्यू डिस्कवरी फंड में जो पैसा जा रहा है वो ऐसे ही जाने दें 5,000 पर मंथ और बाकी जो है उसमें से आप जैसे मैंने कहा कि 15,000 अराउंड आपके लार्ज कैप में जाएं वो अच्छा होगा। तो 15 + 5 20,000 रुपीज़ और बाकी जो है आप करीब 3 से 4,000 रुपये तक स्मॉल कैप में SIP जारी रखें यदि करना चाहते हैं। यदि अदरवाइज़ बाकी का पैसा आप मिड कैप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो लार्ज कैप में आपका एक्सपोजर ज़्यादा होना चाहिए, मिड कैप में उससे कम और स्मॉल कैप में आप बहुत थोड़ा एक्सपोजर लें। ये मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा टोटल पोर्टफोलियो के रिस्क को मैनेज करने के लिए। और बढ़ते हैं आगे, लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है हीरा लाल मीना ने। मीना जी, आपने बताया है कि आपकी सैलरी है 8 लाख रुपीज़ और आप जानना चाहते हैं कुछ टैक्स सेविंग स्कीम के बारे में अदर देन 1,50,000 जो डिडक्शन आपको अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स एक्ट मिलता है। इसके अलावा आप 50,000 रुपीज़ NPS में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और ये 50,000 का जो कंट्रीब्यूशन होगा उस पर आपको एडिशनल डिडक्शन मिलेगा अंडर सेक्शन 80 CCD 1B। लेकिन ध्यान रहे कि ये डिडक्शंस आपको ज़्यादातर तभी मिलेंगे जब आप ओल्ड टैक्स रिजिम ऑप्ट करेंगे। न्यू टैक्स रिजिम में कुछ ही सिलेक्टेड डिडक्शंस अलाउड हैं। आपने क्योंकि कहा है कि आपकी सैलरी 8 लाख है लेकिन इसमें 50,000 का आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा और हो सकता है कि बाकी का कुछ अमाउंट और भी हो जो नॉन टैक्सेबल हो। तो आप पहले देख लीजिए कि ओल्ड टैक्स रिजिम और न्यू टैक्स रिजिम दोनों में से आपके लिए क्या बेहतर है। लेकिन डिडक्शन की जब बात आती है ओल्ड टैक्स रिजिम में तो 1.5 लाख तो आप जानते ही हैं 80C और प्लस 50,000 मैंने आपको बताया तो 2 लाख हो गया। उसके अलावा यदि आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे करते हैं उस पर भी आपको डिडक्शन मिलता है और उसके लिए 25,000 रुपये तक का प्रीमियम आप साल में पे कर सकते हैं। और यदि आपका प्रीमियम 25 नहीं है बल्कि 20 है तो 5,000 रुपये यदि आपने प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप पर खर्च किया है उसको भी आप उसमें जोड़ सकते हैं। कुल मिलाकर
25,000 रुपये तक का डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं यदि आपने पॉलिसी अपने और अपनी फैमिली यानी कि अपने स्पाउस और बच्चों के नाम पर ली हुई है। उसके अलावा यदि आप पेरेंट्स की पॉलिसी यानी कि उनकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी का प्रीमियम पे कर रहे हैं तो उसके लिए भी आपको डिडक्शन मिल सकता है और इसकी लिमिट है अगेन एडिशनल 25,000 रुपीज़। लेकिन ध्यान रहे यदि आपके दोनों पेरेंट्स या फिर दोनों में से कोई भी एक पेरेंट सीनियर सिटीजन है तो आप 50,000 रुपीज़ तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यहाँ तक कि यदि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन हैं और उनका कोई हेल्थ इंश्योरेंस प्लान नहीं है तो ऐसे में यदि उनके मेडिकल एक्सपेंसेस पर कुछ खर्च किया जाता है, चाहे वो डॉक्टर की फीस हो या फिर मेडिसिन का खर्च, वो भी अंडर सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट डिडक्शन के रूप में क्लेम किया जा सकता है। इसके अलावा यदि आप होम लोन का इंटरेस्ट चुका रहे हैं, आपका कोई घर है और आपने उस पर लोन लिया हुआ है तो 2 लाख रुपए तक का लॉस क्लेम किया जा सकता है। तो इस तरह से ये कुछ डिडक्शंस हैं। हालांकि 80C से लेकर 80U तक डिडक्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन ये कुछ कॉमन इन्वेस्टमेंट स्कीम्स या फिर इंश्योरेंस या जैसे मैंने कहा कि इंटरेस्ट ऑन होम लोन, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिस पर आप आसानी से डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगला सवाल जो मैं ले रहा हूँ ये पूछा है कन्हैया त्रिपाठी ने। कन्हैया जी का सवाल यह है कि उन्हें 5 लाख रुपए निवेश करने हैं और कन्हैया जी आपने बताया है ये पैसे आपको मिलने वाले हैं LIC से। आपने ये भी लिखा है कि मैंने बहुत परिश्रम से यह पैसा बनाया है, कमाया है और सही मार्गदर्शन देने की कृपा करें। कन्हैया जी मैं एक बात कहूँगा कि आपका जो LIC से पैसा आ रहा है इसको आपको री इन्वेस्ट करना है कहीं पर जहाँ पर रिटर्न्स आपको अच्छे मिल सकें और साथ ही आप चाहते हैं कि ज़्यादा रिस्क भी ना हो। तो कुछ बातें मुझे आपसे जाननी हैं। आपको कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना है, आपका क्या इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव है। ओब्वियसली आपको पैसा मिला है तो आप चाहते होंगे कि पैसा आपका लंबे समय में और बढ़े, शायद यही आपका ऑब्जेक्टिव होगा। पर कोई फाइनेंशियल गोल उससे अटैच हो तो ये और भी अच्छा होता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट जो है मेरे लिए जानना वो है कि कितना समय है आपके पास। तो यदि आप इन पैसों को 10 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं या उससे अधिक वक्त के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं कहूँगा कि आप इन्हें डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यदि आपका नज़रिया 5 साल या उसके आसपास है तो फिर डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करने की बजाय यदि आप हाइब्रिड फंड्स में इन्वेस्ट करेंगे तो ये बेहतर होगा। तो 10 साल या उससे अधिक वक्त के लिए करना है तो ऐसे मैं कहूँगा कि एक मल्टी कैप फंड जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड या फिर निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड ये आप चुन सकते हैं। साथ ही एक फ्लेक्सी कैप फंड जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, इस फंड में इन्वेस्ट किया जा सकता है। साथ ही एक मल्टी असेट फंड भी आप चुन सकते हैं जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल मल्टी असेट फंड। और यदि आपका नज़रिया 5 साल या उसके आसपास है तो ऐसे में आप एक निफ्टी 50 इंडेक्स फंड वो चुनें और वो चाहे तो निपॉन इंडिया निफ्टी 50 इंडेक्स फंड या फिर HDFC निफ्टी 50 इंडेक्स फंड आप कोई भी चुन सकते हैं। और साथ ही आप एक बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे कि ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड या फिर टाटा बैलेंस एडवांटेज फंड, इन फंड्स का चुनाव कर सकते हैं। और मेरी राय ये है कि एक बार फिर से यदि आप सवाल पोस्ट करें जहां पर आप मुझे ये बताएं कि आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है, कितने समय के लिए आप निवेश करना चाहते हैं और आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है। क्योंकि कई बार ऐसा भी होता है कि भले ही आप बात कर रहे हैं 10 साल की, लेकिन आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव से घबराहट होती है। तो ऐसे में शायद डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए सही ना रहे, क्योंकि लंबे समय में पैसा बनेगा, लेकिन बनेगा तब जब आप इन्वेस्टेड रहेंगे। लेकिन यदि मार्केट के उतार चढ़ाव से आपको घबराहट होती है तो हो सकता है कि जब मार्केट में गिरावट आए तो आप वहाँ से एग्जिट कर जाएं, फिर आपका पैसा कैसे बनेगा।
तो इसलिए यदि आप मुझे अपना रिस्क एपेटाइट और इन्वेस्टमेंट होराइजन बताएंगे तो मैं आपको और भी बेहतर तरीके से अपनी राय यहाँ पर रख सकूँगा या आपको सलाह दे पाऊँगा। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है मनमिंदर सिंह ने। मनमिंदर जी ने बताया कि वो 42 ईयर्स ओल्ड हैं और इसी साल म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया है। और मनिंदर जी, आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं और अभी तक का जो टोटल अमाउंट है वो है 1,60,000। इतना पैसा इन्वेस्ट हो चुका है। और आपने बताया कि आपने SBI स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट किया है जिसमें 1,000 रुपीज़ की SIP है, SBI कॉन्ट्रा फंड में 1,000, मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड में 1,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 1,500 और कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो कि एक मिड कैप फंड है उसमें 2,500, ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में 1,000 की SIP आप कर रहे हैं। और जब भी मार्केट 5% डाउन होती है तो आप टॉपअप भी करते हैं। तो क्या 1 करोड़ रुपया बन पाएगा? तो बिल्कुल 1 करोड़ क्यों, 1 करोड़ से ज़्यादा भी बनेगा, लेकिन समय के साथ आपको अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना भी होगा। मैं एक सिंपल कैलकुलेशन कर देता हूँ कि 12% के CAGR पर यदि आपके पास 1,60,000 रुपीज़ अभी है और बाकी आप जो टोटल SIP कर रहे हैं कितना पैसा बन सकता है। तो यदि 1,60,000 रुपये आपके पास ऑलरेडी इकट्ठा हो चुके हैं और 8,000 रुपये महीने की आप SIP करते हैं और आपने हालांकि कहा है कि आप समय समय पर टॉपअप करते हैं, बट वो मुझे नहीं पता कब कितना करेंगे। लेकिन यदि मैं ये मानकर चलूँ कि आप 10% से स्टेप अप कर सकते हैं, हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से बढ़ा सकते हैं, तो इस केस में लगभग 75 लाख रुपीज़ इकट्ठा हो सकते हैं। तो आप क्या कीजिए कि 10% से स्टेप अप तो करना ही है आपको, लेकिन जब जब मार्केट में गिरावट आती है आप तब और इन्वेस्ट करते रहें तो बिल्कुल 1 करोड़ रुपये भी आपके इकट्ठा हो जाएंगे। लेकिन एक बात और ध्यान रहे कि इन्फ्लेशन की वजह से पैसे की वैल्यू कम हो जाती है और आज से 15 साल के बाद 1 करोड़ की वैल्यू आज के 1 करोड़ के बराबर नहीं होगी। इसलिए ज़रूरी है कि जितना अधिक से अधिक हो सके आप इन्वेस्ट करते रहें और 15 साल में क्योंकि आपकी इनकम कई बार और कई गुना बढ़ेगी तो मुझे उम्मीद है कि आप आसानी से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ा पाएंगे और एक बड़ी राशि इकट्ठा कर पाएंगे। और स्कीम्स जो भी आपके पोर्टफोलियो में हैं वो सभी अच्छी हैं, आप उन स्कीम्स के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज इस वीडियो में मैंने आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और जिन व्यूअर्स ने अपने प्रश्न पूछे थे और उनको वो मेरे दिए हुए आंसर्स ठीक से समझ में आए होंगे। आप इसी तरह से अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें। आज के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।